हाथरस, जो कभी काका हाथरसी की वजह से न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में हिंदी हास्य और व्यंग प्रेमियों के बीच में प्रसिद्ध था, वही हाथरस आज एक राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। हाथरस जिले के चंदपा थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बुलगड़ी, जहां बीते 14 सितंबर को एक घटना हुई और हमारी एक बहन जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उस घटना की शिकार होती है। उसे न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्य है कि पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है। मीडिया और सोशल मीडिया के हो हल्ले के बीच में सच कहीं दबता चला जा रहा है, पर आज हम लोग इसकी पूरी गहराई तक जांच करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। तो इस मुद्दे को एक गलत नैरेटिव देकर हो हल्ला करने वाले लोग जिनको बहुत आपत्ति है, वो चाहते हैं कि एक तरफा बात हो, संवाद ना होने पाए। बस जो हैशटैग उन्होंने चला दिया सोशल मीडिया पर, वही अंतिम सत्य मान लिया जाए। कोई जांच पड़ताल न की जाए, असली सत्य को सामने ना आने दिया जाए। जो भावनाएं उन्होंने भड़का दी हैं, बस उन्हीं के आधार पर निर्णय तुरंत हो जाए। विषय की गहराई में कोई न जाने पाए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवादहीनता की इस जिद के चक्कर में यदि कोई निर्दोष किसी सजा को पा जाता है या जो असली दोषी है वो बच जाता है, तो क्या आप स्वयं को कभी माफ कर पाएंगे? क्या आपने अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश में लगे कुछ नेताओं और कुछ मीडिया कर्मियों के हो हल्ले से इतर बुलगड़ी गांव के कुछ अन्य लोगों को सुनने का प्रयास भी किया? नहीं किया होगा, केवल सोशल मीडिया की भावनाओं में बह गए होंगे और विरोध शुरू कर दिया होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है भैया कि आज की सारे के सारे आरोपियों को 2 घंटे के अंदर अगर फांसी पर नहीं टांगा गया तो कोई कयामत आ जाएगी। थोड़ा शांति पकड़िए और अंत तक ये वीडियो देखिए। कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं, कुछ वीडियो दिखाऊंगा, कुछ ऑडियो सुनाऊंगा, कुछ दस्तावेज भी दिखाऊंगा, ताकि किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आप बात को भली प्रकार समझ सके। सबसे पहले उसी गांव के कुछ लोगों का एक वीडियो दिखाता हूं जो हाथरस के ही किसी क्षेत्रीय पत्रकार ने शूट किया है। सुनिए गांव के लोग क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। बुलगड़ी गांव के मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो गांव से हैं और उस दिन गांव में मौजूद थे और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो आप मीडिया के पीछे पीछे भाग रहे थे लेकिन मीडिया आपकी सुन नहीं रही थी? मेरा प्रयास रहेगा कि आपके बात को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए। गांव का नाम बताइए। गांव मेरा बुलगड़ी है। अपना नाम बताइए। नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह। हाँ, हम इसलिए नहीं बता पा रहे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। उसी पीट जाके घर जाते हैं। ये बताइए, जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसके मार पीट करके और माँ वहीं पर और घास लेके माँ पे गया और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने मारा। किसने मारा? माँ भाई ने मारा था उसको। लेकिन वहाँ तो माँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़का नहीं, वहाँ पे नहीं, बताओ झूठ है। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? पूरा आरोप है, यही बताओ। आप अगर बुलगड़ी से हैं, आपको फंसाया जा सकता है, आपको पता है? फंसाया बिल्कुल को फंस जाऊंगा। तैयार है इस काम के लिए? मतलब आपका कहना क्या है? वो 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए थे। तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी है, माने भाई ने उसको। क्यों मार दी? मतलब इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था, संदीप का उसका था प्रेम। मैं आपको वहां की प्रिंट मीडिया में छपी वो खबरें भी दिखाता हूं जो इस मामले के हाईलाइट होने से पहले छपी थी। क्योंकि हाईलाइट होने के बाद हुआ क्या कि बहुत सारे लोग अपनी राजनीति करने घुस गए। तो जब तक ये बायस्ड न्यूज नहीं आ रही थी, तब तक वहां के लोग क्या कह रहे थे, जरा आप यहां पे स्क्रीन पे उसको भी पढ़िए। इन खबरों के अनुसार थ्योरी एकदम अलग है। ये सभी ऑनर किलिंग की तरफ इशारा करते हैं, अर्थात संदीप जो मुख्य आरोपी है और पीड़िता के बीच में प्रेम संबंध थे जो दोनों ही परिवारों को स्वीकार्य नहीं था। इसको लेकर के आपसी रंजिश पहले से ठनी हुई थी। आगे आपको अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें लड़की की मां यह स्वीकारती है कि हां आपसी रंजिश थी।
14 सितंबर के दिन संदीप और पीड़िता दोनों मिले, तभी पीड़िता का भाई वहां आ जाता है, कहा सुनी होती है, संदीप वहां से भाग जाता है। लड़की के भाई ने लड़की को बुरी तरह मारा, खेत के कटीले तारों से उसकी जीभ और गला जो था वो जख्मी हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिसके चलते 30 सितंबर को हमारी वो बहन मृत्यु के आगोश में सो जाती है। ऐसी थ्योरी इन सारे न्यूज़ से पता चलती है और वहां के जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों से ऐसा पता चलता है। हो सकता है आपको ऑनर किलिंग की इस थ्योरी पर फिलहाल विश्वास ना हो और आप हो हल्ला करते रहें और एक धारा में एक तरफा बात ही केवल करते चले जाएं और संदीप सहित 4 लड़कों को कल फांसी भी हो जाए। पर मान लीजिए कि यदि बाद में आपको पता चलता है कि जो थ्योरी गांव वाले दूसरे लोग कह रहे थे वही थ्योरी सच थी, तो क्या आप उन 4 लड़कों को जिंदा कर पाएंगे? क्या जो वास्तविक दोषी है यानी लड़की का वो भाई, उसे आप सजा दिला पाएंगे? इतना आपके अंदर सामर्थ्य होगा, इतना आप साहस जुटा पाएंगे कि एक बार इन 4 को फांसी पे टंगवा देंगे, फिर उस लड़के के लिए आप जो है फिर मुहिम छेड़ना चालू करेंगे? इसलिए मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह केस को गहराई तक समझिए, पूरी जांच होने दीजिए, सत्य के साथ खड़े हुई है। उस पीड़िता की लाश पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करने वाले नेताओं के साथ मत खड़े हुई है। अब जरा ठंडे दिमाग से कुछ बातों की हम लोग समीक्षा करते हैं। पोस्टमार्टम से लेके फॉरेंसिक आदि रिपोर्ट्स का कहना है कि पीड़िता का रेप हुआ ही नहीं था, पर फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मान रहे। चलिए मैं आपको कुछ और बिंदु देना चाहता हूं, जरा उन पर गौर करिए। नंबर 1, मैं आपको दिखा रहा हूं वो पहला पत्र जो पीड़िता के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने हेतु पुलिस को दिया गया था। पहला पत्र, जबकि बाहर के लोग उसमें इन्वेड नहीं करते हैं और चीजें काफी हद तक अनबायस्ड चल रही थी, जो ओरिजिनल चीजें थी वही चल रही थी। आप ये पत्र देखिए, इस पत्र में कहीं भी रेप के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरा पत्र पढ़ा होगा और अगर अभी नहीं पढ़ पाए हैं तो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। तो पॉइंट नंबर 2, अब घटना वाले दिन पीड़िता का मां का बयान सुनिए। उन्होंने भी अपने पूरे बयान में, जो उनका फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, उसमें कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया है। आपका रामा। क्या? रामा। रामा। कौन सा गाँव? बुलहरी। क्या घटना हुई? हाँ? क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे सुअर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पे, तो उन सीधी बोन तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस वही। आज क्या बात हुई? आज तो कछु बात ना, मतलब घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आए जाए बाजारा में तो फिर आप मालूम पड़ रही है जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजारी में? छोरा। क्या किया फिर उसने? जे का कहते जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खींच ले वो। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव को ही है, ठाकुरों को। फिर क्या किया उसने? करो कछु ना है। ठीक, तो अब तीसरे पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर 3। अब आपको मैं सुनाता हूं पीड़िता के भाई का पहले दिन का वो बयान जो उन्होंने मीडिया को दिया था। जरा ये भी सुनिए। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलगड़ी। कौन सा थाना लगता है आपका? चंपा थाना लगता है। अभी यहाँ अस्पताल में क्या है, क्या घटना हुई है, क्यों आए हैं आप? अस्पताल में इस बात है कि मैं मेरी बहन और मम्मी हम लोग चारा लेने गए थे। तो चारा मैं तो घर पे डालने गया था। मम्मी मेरी घास खोद रही थी, मेरी बहन भी खोद रही थी। तो मम्मी थोड़ी आगे चल के खोद रही थी, बहन थोड़ी पीछे थी। तो ठाकुर का लड़का एक संदीप नाम का मेरी बहन को उसने गला घोट कर मारने की कोशिश की। पहले भी अच्छा, पुलिस को सूचना दी है आपने? उसको सूचना दे के जब हम यहाँ पे लेकर आए, पुलिस साथ आई है? पुलिस साथ आई। ये महोदय भी ये कह रहे हैं कि संदीप ने गला घोटकर मारने का प्रयास किया। रेप का इन्होंने भी कहीं अपने उस पहले स्टेटमेंट में जिक्र तक नहीं किया था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने गौर की हो दोनों ही स्टेटमेंट्स में, मां के स्टेटमेंट में भी और बेटे के स्टेटमेंट में भी, कि दोनों ने यह कहा कि एक लड़का संदीप आया था, उसने पीड़िता को मारने का प्रयास किया। फिर बाकी के जो ये 3 लड़के हैं, जिन 3 लड़कों को बाद में नाम लिया गया, इनकी क्या भूमिका थी? इन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में या एफआईआर में उन 3 लड़कों का नाम क्यों नहीं लिया था? 8 दिन बाद इन 3 लड़कों का नाम एफआईआर में कैसे आ गया?
और 8 दिन बाद एफआईआर में दुष्कर्म का जिक्र भी कैसे जुड़ गया। अब जरा ध्यान से ये मीडिया रिपोर्ट पढ़िए कि लड़की के भाई ने गला दबाकर, ये स्टार्टिंग की सब रिपोर्ट्स हैं जब कोई बायस्डनेस नहीं थी मीडिया में। ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कहा जाता है कि लड़की के भाई ने गला दबाकर हत्या के प्रयास की रिपोर्ट लिखाई थी और सिर्फ संदीप के खिलाफ। फिर एक कांग्रेसी नेता साहब आ जाते हैं और दखलंदाजी शुरू कर देते हैं और घटना के 8 दिन के बाद 3 नए लड़कों और रेप की बात को एफआईआर में जोड़ा जाता है। मतलब जरा इमेजिन करिए, एक कहानी इमेजिन करिए अपने ऊपर, ईश्वर ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो, पर मान लीजिए कि आप अपने घर में सोफे पर बैठकर कांच के गिलास में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कुछ बाहरी लोग आते हैं, पहले वो आपकी गिलास तोड़ते हैं और उसके बाद आपके घर में 50 लाख की डकैती करके फरार हो जाते हैं। आप पुलिस के पास रिपोर्ट कराने जाते हैं और केवल ये लिखाकर वापस आ जाते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति मेरे घर में घुसा जिसने मेरे साथ हाथापाई करके मेरी कांच की गिलास को तोड़ दिया। आप वहां पे नहीं जिक्र करते हैं कि कोई डकैती जैसी चीज हुई। फिर 8 दिन बाद एक नेताजी के कहने पर आपको याद आता है कि यार उन लोगों ने मेरे घर में 50 लाख की डकैती भी की थी और एक आदमी नहीं 4 आदमी आए थे। मतलब प्रश्न तो ये उठता है भाई, आप ईमानदारी से एकदम निष्पक्ष होकर ये सोचिए कि प्रश्न तो ये उठता है कि यदि पीड़िता के साथ कुछ दुर्व्यवहार दुष्कर्म हुआ था तो फिर उस वक्त जब पहली बार ये लोग एफआईआर कराने गए तो वो ये बात, इसका जिक्र करना क्यों भूल गए और 8 दिन तक आपको ये याद नहीं आया। मतलब एक विचित्र सी बात है। अब जरा ध्यान से समझिए, इस मामले के कुछ लोग जबरदस्ती एक उल्टी धारा में बहाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऑडियो लीक हुए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी घूम रहे थे, शायद आपने सुना हो, और जिन्होंने नहीं सुना है मैं उनको सुना देता हूं। ध्यान से जरा सुनिएगा। पीड़िता के भाई से कुछ लोग फोन पर बात कर रहे हैं। पहला ऑडियो आपको सुना रहा हूं। एक क्षेत्रीय नेता है जो पीड़िता के परिवार को भी जानती थी। वो लड़की के भाई को फोन करके कहती हैं कि तुम फैसला मत कर लेना, मतलब ये कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, राहुल और प्रियंका आ रहे हैं। एक किसी बड़े नेता का जिक्र करते हुए कहती है कि उन्होंने कहा है कि फैसला मत कर लेना, चाहे मुआवजा 25 लाख मिले, 50 लाख मिले, कुछ भी हो जाए, आप किसी तरीके से मामले को शांत मत होने देना, मामले को चढ़ाए रहो। सुनिए जरा ये पहला ऑडियो। जो कह रहा जे ना फैसला मत करिए काऊ आलिए तो थे। हाँ तो रमी चाचा का फोन आओ वे कह रहे कि लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ आलिए ते फैसला ना कर ले। हाँ और बेहू आए रहो वो कहते था राहुल लोग आए रहो हम पर 9 डाम में लगे भाई ना जे आपको राहुल नाम है ना, राहुल आ रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आना दे रहे भाई रोक ही लो 9 डाम में और प्रेमसा और भूगा पैदल आया रहा मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रो रखी। कौन कर रहा है टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कहती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होने। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दूंगो पर फैसला ना दूंगो में। कोई नेता है ना वो मने कर दो करो फैसला ना होगा साहू वाले के फैसला मत लेंगे बस मने करती है। ठीक है बात करता हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ फ्री है ना तो भैया जरूर ध्यान से नहीं बात करवाई कल करवाए थे जो काऊ को लंबन ना मिल रहा बिना के लगाओ शामिल हो ना कि सारे थे तो फिर ने फोन ही ना उठाओ, एक बार उठाओ सो का बात ही ना कराई इनने। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए ये लोग मामले को हत्या के प्रयास से हैं। स्टार्टिंग में ये हत्या के प्रयास के रूप में दर्ज हुआ था, तो हत्या के प्रयास से रेप तक घसीट के लेके गए और अब इसको और लंबा खींचा जाए इसके लिए भी इनके लोग तेजी से लगे हुए हैं और पीड़िता के परिवार से लगातार संपर्क कर रहे हैं। और चाहे वो इसको कितना भी लंबा खींचने का प्रयास करें, उनके लिए बस ये है कि ये एक मामला है, वो किसी भी तरीके से इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, फिर इसमें भले कोई निर्दोष लपेटे में आ जाए। मतलब ये 3 नाम जो जुड़वाए गए बाद में, आप अब तक कम से कम ये तो समझ चुके होंगे कि इन 3 लड़कों की इस पूरे घटनाक्रम में
कोई भूमिका नहीं थी, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं सुनाता हूं आपको दूसरा ऑडियो। ये एक बहुत बड़े चैनल की पत्रकार हैं और ये मैडम इस बात को लेके खफा हैं कि लड़की के पिता ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होने वाला बयान कैसे दे दिया। वो उसके भाई को समझा रही हैं प्यार से एकदम कि अपने पिता का एक छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे भेज दो और सिर्फ मुझे भेजना। भाई टीआरपी की लड़ाई है, सारी लड़ाई तो टीआरपी का, इसीलिए तो इतना हल्ला चल रहा है। गला काट कंपटीशन है भैया कई सारे चैनलों के बीच में कि कौन सी बाइट, कौन सा चैनल सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखाता है। तो ये मैडम समझा रही हैं कि अपने पिता का एक छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे और सिर्फ मुझे भेज दो, जिसमें वो ये कहें कि पुलिस ने मुझसे दबाव में वो संतुष्टि वाला वीडियो बनवाया था। और ये मैडम फुसला के उनको समझा रही हैं, मतलब पूरी स्क्रिप्ट भी दे रही है कि तुम्हें बोलना क्या है। तो सुनिए पहले जरा उनका ये ऑडियो सुन लीजिए। तो बताया कि घर पर सुनो संदीप मेरे लिए एक काम कर दो भाई, प्लीज कर दो एक काम। और मैं तुम्हें वादा कर रही हूँ कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे कि इंसाफ नहीं मिला है। तुम ना एक काम करो, पिताजी का ना एक छोटा सा, पिताजी का ऑलरेडी देखो वीडियो बाहर आ ही चुका है, ठीक है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है, उस वीडियो को सबने ऑलरेडी उठा दिया है। मेरे को हाथ जोड़ के विनती है संदीप, पिताजी का ना एक छोटा सा वीडियो बना लो जहाँ पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ मुझ पे बहुत प्रेशर था ये स्टेटमेंट देने के लिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कार्रवाई से, और हमको जांच चाहिए क्योंकि हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी को हमें देखने भी नहीं दिया, बिना देखे दफनाए दिया। जो भी आप बोल रहे हो ना कि पिताजी बोल रहे हैं कि बहुत प्रेशर किया है, संदीप प्लीज एक वीडियो बना के मुझे भेज दो। संदीप तुम बैठे हो पिताजी के साथ, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, 5 मिनट लगेगा, एक वीडियो जल्दी से बनाओ और सिर्फ मुझको भेज दो। कब कर पाओगे? ठीक है मैम, मैं अभी करवा देता हूँ पापा को। हाँ कुछ अर्थात ऐसे ही कुछ धूर्त लोग, चाहे ये मैडम हो, चाहे वो उसके पहले वाला जो ऑडियो वाली जो मैडम थी वैसे लोग हों, मतलब राजनीतिक लोग हों या ये टीआरपी वाली मैडम जैसे लोग हों, इस मामले में इन लोगों ने इसको कुछ से कुछ दे दिया है। मतलब उत्तर की चीज को दक्षिण तक पहुंचा दिया, पूरा पलट दिया है मामले को। एक और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की के शव को पुलिस ने स्वयं ही जला दिया। कुछ लोग तो यहां तक सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ये पेट्रोल डाल के फूंक दिया। तो मतलब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, मतलब अंध एकदम विरोध कर रहे हैं, एकदम कुछ भी लिखना है। तो ये मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं जिसके माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि पीड़िता के पार्थिव शरीर को उसके परिवारजनों के समक्ष ही मुखाग्नि दी गई। तो देखिए पहले ये वीडियो। बंटी पिताजी का नाम निवासी, आप बाबा? मेरा नाम इंद्र पाल है। अच्छा है, और पिताजी का नाम क्या है? मानसी। यहीं के रहने वाले हो? जो बाबा हैं लड़की है। अच्छा, लड़की के बाबा, आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक। अच्छा, पूछने वाले कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया रात में क्यों जलाया, क्या हिंदू रीति में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार होते हैं? तो भैया मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि हिंदू संस्कृति के पुराने व बड़े केंद्रों में एक केंद्र माना जाता है काशी, मतलब बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। जाइए जरा घूम कर आइए काशी में, बनारस, वहाँ के कुछ घाटों पर 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं। और मैं ये इसलिए जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे बड़े बाबा यानी मेरे बाबा के बड़े भाई जो थे उनका भी अंतिम संस्कार काशी में हुआ था और रात में हुआ था, जीप की हेडलाइट जलाकर हुआ था, ऐसा हमें बताया गया। तो नंबर 1 पहली बात, अंत्येष्टि परिवारजनों के समक्ष हुई। नंबर 2, हाँ हिंदू संस्कृति में रात में भी अंतिम संस्कार होते हैं। और नंबर 3, यदि रात में उस दिन पुलिस ने यह अंत्येष्टि न कराई होती तो कई राजनीतिक गिद्ध अगले दिन सुबह सुबह पीड़िता की लाश को हाथरस के हाईवे पर रखकर पूरा नंगा नाच करने का प्लान बना चुके थे। और ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो सभी के हित में था, हमारे और आपके हित में था, हाथरस के हित में था, पूरे देश के हित में था। नहीं तो पता नहीं कहां कहां ये लोग आगजनी करवा देते। इसमें किसी राष्ट्रहित में चिंतन करने वाले व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। असल में जो लोग
इस मुद्दे पर हचक के हल्ला कर रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं हल्ले हल्ले में जो है पूरा सब कुछ हो जाए, निर्णय हो जाए, कोई शांति से वार्ता ना होने पाए। तो वो लोग देखिए, इसमें जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं दो तरीके के लोग हैं। एक वो है जो कि किसी वजह से गुमराह हो गए हैं, ठीक, या दूसरे वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सत्य पर पर्दा डालकर केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोई चर्चा नहीं चाहते। ध्यान से समझिएगा, अंतिम बस कुछ क्षण और है इस वीडियो में। तो वो कोई चर्चा नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि पीड़िता के भाई का नार्को टेस्ट भी हो, क्योंकि यदि उसने मतलब पीड़िता के भाई ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में ऑनर किलिंग की बात स्वीकार ली, यानी उसने ये बात अगर कहीं बोल दी उसमें कि हाँ मैंने ही उसका अपनी बहन को क्रोधित होके गुस्से में आके कि कैसे वो एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकती जिसको हम नहीं चाहते हैं, इस तरीके से उसी ने, लड़की के भाई ने ही उसकी हत्या की हो, कहीं अगर उसने ये बात स्वीकार ली तो इन लोगों ने अफवाहों का जो इतना बड़ा गुब्बारा फुलाया हुआ है पूरे देश में, ये गुब्बारा फूट जाएगा। ये लोग ये भी नहीं चाहते कि इस केस की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इन 4 लड़कों को बिना किसी जांच के सीधे फांसी पर टांग दो, ताकि इनके राजनीतिक वजूद की अहमियत बढ़ जाए कि देखो भैया, हमने शासन प्रशासन सभी को किनारे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया और हमने ये इन 4 लड़कों को फांसी पे टांग दिया। फिर किसी के साथ न्याय हो अन्याय हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। पर मैं ये तरीका सही नहीं मानता और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि पूरा संवाद करिए। हम देश के आम नागरिक हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। पूरी गहराई में उतरकर समीक्षा करिए। मैंने जो साक्ष्य आपके समक्ष रखे हैं आप उन पर भी गौर फरमाइए और इसके बाद खुद अपना भी दिमाग लगाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, पूरे धैर्य और इत्मीनान से निष्कर्ष तक पहुंचिए। किसी पार्टी लाइन पर मत चलिए। देश के एक आम नागरिक के रूप में सत्य को ही प्राथमिकता दीजिए। जहां तक मेरी बात है, जब से मैंने फेसबुक पर यह बात लिखी कि भैया इस केस की दूसरे दृष्टिकोण से भी समीक्षा होनी चाहिए, मेरे भी कुछ मित्र मुझसे नाराज हो गए और वो असहमति व्यक्त करने लगे, नाराजगी व्यक्त करने लगे। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है तो पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे क्षमा मांगने मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद इस मुद्दे से जुड़े जो मेरे विचार हैं उस पर आपके दिमाग में और अधिक स्पष्टता आ सकी होगी। भाई संवाद से क्यों भागा जाए, क्यों हम संवाद से भागे? वार्ता तो करनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिलने पाए और असली दोषी कतई न बचने पाए। वो हमारी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं रही वो तो जा चुकी है, पर असल में उसको किसने मारा, उसका असली अपराधी कौन है, वो तो जांच होनी चाहिए ना कि उसे किसने मारा। कि उसके वो जो क्रोधित भाई था क्या उसने मारा या फिर जो संदीप है संदीप ने मारा? इसकी प्रॉपर जब तक जांच नहीं होगी ये कैसे बात साबित होगी? तो किसी भी सूरत में संवादहीनता को स्वीकार करना कम से कम मेरे लिए ये स्वीकार्य नहीं है। मैं एक अध्यापक हूं, मां सरस्वती की आराधना करता हूं। मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में उन्हीं का वास है। मेरी जवाबदेही उन्हीं के प्रति है, सबसे पहले मैं उनके प्रति जवाबदेह हूं। तो सत्य से कम स्वीकारना उनके पुत्र के रूप में मुझे कतई ये भाता नहीं है। फिर इस संसार में कौन मुझसे नाराज होता है, कौन मुझसे खुश होता है, इस बात में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सत्य के साथ था और सत्य के साथ ही रहूंगा। जय मां शारदे, जय मां शारदे, जय मां शारदे।